सबसे सटीक या अमेज करने वाला ऑपरेशन उसे माना जाता है जब किसी ऐसी चीज को हथियार बनाया जाए जिसकी कल्पना भी मुश्किल हो। इस संदर्भ में इजरायली एजेंसी मोसाद के किस्से आम हैं। शुरुआत एक किस्से से ही करते हैं। 1976 में आतंकवादी एक इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए। इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन करके बंदूकों को छुड़ा लिया था और फिर तलाश शुरू हुई इस घटना के मास्टरमाइंड की, जिसका नाम था वादी हदद। वो इराक की राजधानी बगदाद में मजे की जिंदगी जी रहा था। फिर एक सुबह वो सोकर के उठा, उसने अपने दांत ब्रश किए और थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस हुई। फिर पेट में दर्द शुरू हुआ। शुरू में उसने नजरअंदाज किया पर परेशानी बढ़ती गई। वजन जो है उसका वो तेजी से घटने लगा, स्किन पीली पड़ने लगी, खोपड़ी से जुल्फें गायब होने लगी। क्यों हो रहा था ऐसा? खूब मगजमारी करके भी डॉक्टर्स पता नहीं कर सके। मार्च 1978 तक उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे ईस्ट जर्मनी भेजा गया, लेकिन बुखार, ऐंठन और इंटरनल ब्लीडिंग से वो कोमा में चला गया और वहीं उसकी मौत हो गई। ये बड़ा ही रहस्यमयी केस माना गया, लेकिन असल कहानी कुछ समय बाद पता चली। दरअसल वादी हदद ने उस सुबह जो टूथपेस्ट किया था उसमें एक किस्म का धीमा जहर था। उसका टूथपेस्ट किसने बदलवाया? इजरायली एजेंसी मोसाद। ऐसी ही एक और घटना, दूसरी घटना 5 जनवरी 1996 को जब हमास के लिए बम बनाने वाले याहिया अय्याश ने अपने पिता से बात करने के लिए फोन उठाया, फोन मिलाया उसने अपनी तरफ से। इधर से फोन उठा, आवाज कंफर्म हुई और फोन में धमाका हो गया। इस तरह 150 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार हमास का जो इंजीनियर जिसको बुलाते थे उसको ठिकाने लगाया गया। यह ऑपरेशन था इजराइल की दूसरी खुफिया एजेंसी शिन बेत का। और अब इजराइल ने 28 साल बाद फिर से सेलफोन धमाके की याद दिला दी जब लेबनान में हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा पेजर्स में एक साथ धमाका हुआ। अगले दिन सैकड़ों वॉकी टॉकीज फटे। दोनों घटनाओं मिला करके लगभग 40 लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा घायल हुए। इन धमाकों का आरोप भी इजराइल पर लगा। नाम आया इजराइल की एक और खुफिया एजेंसी मोसाद पर, जिसका जिक्र हमने पहले किया। इजरायली एजेंसियों के कारनामे अक्सर चर्चा में रहते हैं। माइकल बेन जोहार और निसिम मिशाल ने अपनी किताब मोसाद में लिखा है, मोसाद नाम से ही किताब है, उसमें लिखा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्टेट को यानी किसी देश को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो लोकतांत्रिक नहीं होता। ये सच है कि इसकी हदें अक्सर पता नहीं चलती, इसलिए आपको सबसे बेहतरीन लोगों को चुनना होता है। सबसे गंदे काम सबसे ईमानदार लोगों से कराए जाने चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कहानी, ये एजेंसियां काम कैसे करती हैं और क्यों मोसाद को सबसे खतरनाक माना जाता है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। तो ये इजराइल है साहब, उसका नक्शा। वेस्ट एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा हुआ देश, भूमध्य सागर से लगा हुआ। बाकी 3 दिशाओं में अरब देश हैं, नॉर्थ में लेबनान और सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ में है इजिप्ट। इजराइल के ईस्ट और साउथ में जमीन के 2 छोटे टुकड़े हैं। ईस्ट में वेस्ट बैंक है और साउथ वेस्ट में गाजा पट्टी है। इन दोनों को मिलाकर के फिलिस्तीन बनता है। ये आज का नक्शा है, मगर 76 बरस पहले ऐसा नहीं था। 14 मई 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। पूरी जमीन फिलिस्तीन कहलाती थी। वहां पर ब्रिटेन का मैंडेट था। ये मैंडेट उनको पहले विश्व युद्ध के बाद मिला था। उसी कालखंड में यहूदी अपने लिए अलग देश मांग रहे थे। वे फिलिस्तीन को अपने पुरखों की जमीन मानते थे। इसी इरादे से वे यहां पहुंच भी रहे थे। 1930 के दशक में एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों का जनसंहार शुरू किया। यहूदी लोग यूरोप छोड़ करके भागने लगे। उनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन पहुंचे। इससे लोकल अरब आबादी खुश नहीं थी। उनके बीच दंगे होने लगे। ब्रिटेन इसको संभालने में नाकाम रहा। आखिरकार 1947 में मामला यूएन पहुंचा। नवंबर 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव पास हो गया। लगभग आधी आधी जमीन इजराइल और फिलिस्तीन बनाने के लिए मिली। मई 1948 में डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना कर दी, मगर फिलिस्तीन अभी तक देश नहीं बन पाया है। इस बीच 1948, 1967 और 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। 1973 के बाद अधिकतर अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध शुरू करने की पहल की, मगर फिलिस्तीनी और दूसरे चरमपंथी गुटों की कड़वाहट बनी रही। इजरायली दावा करते हैं कि अगर उन्होंने हथियार डाल दिए तो उनके मुल्क का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इजराइल की पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मायर का एक बयान अक्सर दोहराया जाता है इस संदर्भ में कि अगर अरब देश अपने हथियार डाल देते हैं तो मिडिल ईस्ट में हिंसा बंद हो जाएगी और अगर
अगर यहूदियों ने हथियार डाले तो इजराइल खत्म हो जाएगा। अपने अस्तित्व को ध्यान में रख करके इजराइल ने डिफेंस और सिक्योरिटी पर काफी काम किया है, लेकिन एक चीज है जो इजराइल को सभी अरब देशों से अलग बनाती है। इजराइल की आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियां ये असाधारण मिशंस को अंजाम देने के लिए जानी जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। कौन कौन सी एजेंसियां हैं वहां पर? सबसे ऊपर है, जिसका जिक्र पहले हुआ, मोसाद। इसका फोकस इजराइल से बाहर खुफिया जानकारियां जुटाने और कोवर्ट ऑपरेशंस करने पर रहता है, वैसे ही जैसे अमेरिका में CIA और भारत में रॉ है। दूसरे नंबर पर है शिन बेत। इसका जोर इजराइल के भीतर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों पर रहता है। इसे आप अमेरिका की FBI और भारत के IB की तरह समझ सकते हैं। तीसरी एजेंसी है अमन। यह इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग है। इनका काम फौज और सरकार को रोजमर्रा के खतरों से आगाह करना है। अब तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। औपचारिक तौर पर मोसाद की स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, पहला अरब इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद। इस जंग में इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया था, फिलिस्तीन को मिली जमीन का बड़ा हिस्सा भी कब्जा कर लिया था। इससे मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम बहुल देश नाराज थे। उन्होंने अपने यहाँ यहूदियों पर अत्याचार शुरू किया। फिर मोसाद को उन्हें सुरक्षित इजराइल लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1950 के दशक में मोसाद ने कई हैरत अंगेज ऑपरेशन चलाए, जिनमें हजारों यहूदियों को सेफली इजराइल पहुंचाया गया। इजराइल खुद पर होने वाले हमले से तो सतर्क था ही, लेकिन उसकी नजर यहूदियों के हत्यारों पर भी बनी हुई थी। ऐसा ही एक नाम था एडोल्फ आइखमैन का। होलोकॉस्ट के दौरान उसका काम था यहूदियों की पहचान करना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर ट्रेन में भर करके डेथ कैंप्स की तरफ भेजना, जहां गैस चैम्बर्स उनका इंतजार कर रहे होते थे। अप्रैल 1945 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसके बाद ही यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। हालांकि अभी एक काम बाकी था, युद्ध अपराध के दोषियों को सजा दिलाना। इसके लिए जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में मुकदमा चला, लेकिन इन ट्रायल्स में आइखमैन कहीं नहीं था। उसको अरेस्ट तो किया गया था, लेकिन वो चकमा देकर के जेल से भाग निकला था और भागने के बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। फिर 1957 में मोसाद को एक टिप मिली। अर्जेंटीना से खबर थी कि आइखमैन जैसा एक शख्स वहां रह रहा है। खबर पक्की थी। मोसाद ने अपने एजेंट्स को अर्जेंटीना भेजा। आइखमैन राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास रह रहा था, रिकार्डो क्लीमेंट के नाम से नाम बदलकर। 60 लाख यहूदियों का हत्यारा चैन की जिंदगी जी रहा था। मई 1960 में एक मौका आया। अर्जेंटीना स्पेन के खिलाफ क्रांति की 150वीं सालगिरह मना रहा था। पूरी दुनिया से टूरिस्ट अर्जेंटीना पहुंच रहे थे। मोसाद के कुछ और एजेंट टूरिस्ट बनकर इसका फायदा उठा करके वहां पहुंच गए। ऑपरेशन का दिन रखा गया 11 मई। आइखमैन रोज शाम को अपनी एक बस से अपने घर आता था। जहां बस रुकती थी वहां से कुछ 100 ही मीटर अंदर उसका घर था। तय हुआ कि इसी रास्ते पर आइखमैन को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाएगा और फिर उसे इजराइल लाया जाएगा। पहली बस में आइखमैन नहीं था। अगली बस आधे घंटे बाद आई। एक नाटे कद का अधेड़ उतरा और उसी रास्ते की ओर बढ़ा जहां मोसाद के एजेंट्स की गाड़ियां खड़ी थी। वो आइखमैन ही था। एजेंट्स ने उसे पकड़ा, गाड़ी में डाला और फौरन वहां से निकल गए। आइखमैन को मोसाद के सेफ हाउस में रखा गया। अगले 9 दिनों तक इस ऑपरेशन को छिपा करके रखना पड़ा। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब पूरा ऑपरेशन फेल होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन एजेंट्स ने अपनी सूझबूझ से मामला संभाल लिया। 20 मई को सब लोग फ्लाइट में सवार हुए। आइखमैन का हुलिया बदल दिया गया था, उसको दवा देकर के बेहोश कर दिया गया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को यह बताया गया कि ये इजरायली एयरलाइंस के वर्कर हैं और उनके सिर में गहरी चोट लगी है। इस तरह एडोल्फ आइखमैन को इजराइल ले जाया गया। 3 दिनों के बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने ऐलान किया कि एडोल्फ आइखमैन हमारे कब्जे में है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अर्जेंटीना ने आइखमैन को लौटाने के लिए कहा। इजराइल ने जाहिर तौर पर मना कर दिया। अदालत में केस चला और एडोल्फ आइखमैन को मौत की सजा सुनाई गई। इस ऑपरेशन के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक फिल्म भी है, ऑपरेशन फिनाले नाम से, आप वो देख सकते हैं। इसमें आइखमैन का किरदार बेन किंग्सले ने निभाया है, मशहूर अभिनेता। इस ऑपरेशन ने मोसाद को पूरी दुनिया की नजर में ला दिया। इसके बाद तो सिलसिला सा चल निकला। एक और किस्सा सुनाते हैं आपको। कहानी सीरिया की है। 1960 के दशक में मोसाद ने अपने एक एजेंट एली कोहेन को सीरिया भेजा था, सीरियाई बिजनेसमैन बना करके। उस वक्त दोनों देशों के बीच दांत काटी दुश्मनी चलती थी। सीरिया हर रोज इजराइल पे हमले करता रहता था। कोहेन ने बखूबी सीरिया की मिलिट्री और सरकार में सेंध लगाई, कद्दावर लोगों को अपना मुरीद बनाया। एक समय तो उसे सीरिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उसकी पोल खुल गई। मई 1965 में कोहेन को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया।
कोहेन ने कई ऐसे राज अपनी सरकार से साझा किए थे जिसकी बदौलत सीरिया के हमलों को नाकाम किया गया। 1967 में इजराइल ने 6 दिनों के अंदर सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उसमें भी कोहेन की इंटेलिजेंस काम आई थी। इस कहानी पर भी एक सीरीज बनी है द स्पाई नाम से। साशा बैरन कोहेन का शानदार अभिनय आपको उसमें देखने को मिलेगा। मोसाद की सबसे बड़ी यूएसपी है टारगेटेड एसेसिनेशंस, यानी दुश्मन को लोकेट करके ठिकाने लगाना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। एक उदाहरण 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स का है। म्यूनिख उस वक्त वेस्ट जर्मनी का हिस्सा था। खेलों के दौरान ही फिलिस्तीनी गुट ब्लैक सितंबर ने इजरायली टीम के मेंबर्स को, खिलाड़ियों और स्टाफ को बंधक बना लिया। कहा कि तब छोड़ेंगे जब 200 फिलिस्तीनी कैदियों को आप रिहा करोगे। इजराइल ने मना कर दिया। उसके बाद बंधकों को वेस्ट जर्मनी से बाहर ले जाने की कोशिश हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया। झल्लाए हुए किडनैपर्स ने सारे बंधकों की हत्या कर दी। इसमें 5 आतंकवादी भी मारे गए, 3 को जिंदा अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिनों बाद उनके साथियों ने एक प्लेन हाईजैक करके इन तीनों को छुड़ा लिया। इजराइल में बदले की मांग उठी। तब गोल्डा मायर इजराइल की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने खुफिया कमेटी बनाई, कमेटी एक्स। इस कमेटी ने म्यूनिख हमले के जिम्मेदार लोगों की एक लिस्ट बनाई। ये लोग यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में फैले हुए थे, अलग अलग जगह। उनको पहले तो ढूंढना था, फिर विदेशी जमीन पर उनको मारना था, वो भी इस तरह कि इजराइल से लिंक ना जुड़े। मोसाद ने इस ऑपरेशन को नाम दिया रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। ऑपरेशन की शुरुआत 16 अक्टूबर 1972 को ही रोम के एक होटल में गोलियों की आवाज आई और लिस्ट से पहला नाम काट दिया गया। 1 महीने बाद फ्रांस से ऐसी ही खबर आई। ब्लैक सितंबर का एक लीडर महमूद हमशारी, वो जानता था कि मोसाद के निशाने पर है। वो अपने अपार्टमेंट में छिप करके बैठा था। एक रोज उसे एक पत्रकार का कॉल आया। पत्रकार ने उसे मिलने बुलाया। महमूद जैसे ही बाहर निकला, मोसाद की टीम उसके घर में घुसी और उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। घर लौटते ही महमूद के पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, रिमोट कंट्रोल से फोन में ब्लास्ट कर दिया गया। महमूद की अस्पताल में मौत हो गई कुछ दिनों के बाद। मोसाद का यह ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड अगले 20 वर्षों तक चलता रहा। यह महज एक उदाहरण भर है। मोसाद के ऑपरेशन का तरीका बदलता रहता है। जहर, सुई, विग से लेकर के कार धमाके से हत्या करने तक में उनका नाम आ चुका है। मोसाद के काम का एक और चिरपरिचित तरीका है कोवर्ट ऑपरेशन, यानी ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें इंटेलिजेंस एजेंट्स और सैनिक दोनों साथ मिलकर के अटैक करें। इसमें एजेंट्स खुफिया जानकारी जुटाते हैं और उसके आधार पर ट्रेंड सैनिक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तारीख 27 जून 1976, इजराइल के तेल अवीव से एयर फ्रांस के लिए एक प्लेन ने पेरिस के लिए उड़ान भरी। बीच में इसका एक स्टॉप था एथेंस। वहां 4 आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया। प्लेन में कुल 248 लोग सवार थे। हाईजैकर्स उनको पहले लीबिया और फिर युगांडा ले गए। युगांडा में उन दिनों तानाशाह ईदी अमीन का शासन चल रहा था। उसने आतंकवादियों को एंतेबे एयरपोर्ट पर शरण दी। उनकी मदद के लिए अपने सैनिक भी दे दिए। एंतेबे एयरपोर्ट लेक विक्टोरिया के किनारे पर था। हाईजैकर्स ने 53 कैदियों की रिहाई की मांग रखी। ये कैदी इजराइल और दूसरे देशों में आतंकवाद और दूसरे संगीन मामलों में बंद थे। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। उसने बंधकों को छुड़ाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का फैसला किया, मगर चुनौती बड़ी थी। एयरपोर्ट की स्थिति कैसी है, वहां सेना कितनी है, हथियार कितने हैं, इस जानकारी के बिना कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। यहां पर एंट्री हुई मोसाद की। युगांडा के पड़ोसी देश केन्या में 2 टूरिस्ट पहुंचे। उन्होंने लेक विक्टोरिया की सैर के लिए एक प्लेन हायर किया। उन्होंने प्लेन से एंतेबे एयरपोर्ट की तस्वीरें खींची। असल में वे दोनों मोसाद के एजेंट्स थे। उनके इनपुट्स के आधार पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी की गई और कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद पूरा एयरपोर्ट कब्जे में ले लिया गया। इजराइल ने कब्जे में ले लिया। सारे बंधक छुड़ा लिए गए। हालांकि इस ऑपरेशन में एक इजरायली सैनिक की जान चली गई। उनका नाम था योनाथन नेतन्याहू, जो नेशनल हीरो बने और फिर उनके छोटे भाई बिन्यामिन नेतन्याहू राजनीति में आए और अरसे से वहां के प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल यह आता है कि इतने खतरनाक ऑपरेशंस करने वाले लोग चुने कैसे जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है। इस बारे में पब्लिक डोमेन पर बहुत कम जानकारी है। विक्टर ओस्ट्रोवस्की की एक किताब है बाय वे ऑफ डिसेप्शन। इसमें मोसाद के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की थोड़ी झलक मिलती है। मोसाद बिना भनक लगे संभावित एजेंट्स को असेसमेंट उनका शुरू कर देती है, जैसे पर्सनैलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, मुश्किल समय में डिसीजन लेने की क्षमता आदि पर नजर रखी जाती है। किताब के मुताबिक मोसाद 3 चीजों पर गौर करती है: जो सफाई से झूठ को सच बनाकर बोल सकें, जो किसी को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें और जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में टस से मस ना हो, अडिग रहें।
अगर कोई व्यक्ति शुरुआती असेसमेंट में पास हो जाता है, फिर उसे ऑफर दिया जाता है। ऑफर स्वीकारने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए मिद्रशा भेजा जाता है। मिद्रशा एक ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ की ट्रेनिंग को एक मेंटल और फिजिकल वॉर जोन कहा जाता है। इसमें कमांडोज वाले काम सिखाए जाते हैं, जैसे हथियार चलाना, दुश्मन से लड़ना, स्नाइपिंग, शूटिंग, घंटों तक एक ही पोजीशन में तैनात रहना वगैरह। कमांडो ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग होती है। उसमें नकली आइडेंटिटी के साथ रहना सिखाया जाता है। पूरी तरह ठोक बजाकर देखने के बाद ही एजेंट्स को दूसरे देश में मिशंस पर भेजा जाता है। एजेंट्स तो बन गए, मगर मोसाद सिर्फ एजेंट्स के दम पर काम नहीं करती। उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी भी है, और यही एंट्री होती है साइमन की। ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क साइमन, जिसे लोग मोसाद की आंखें भी कहते हैं। इजराइल से बाहर कई यहूदी मोसाद के लिए आंख और कान का काम करते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ उनको पैसे नहीं मिलते, बल्कि वे इजराइल के नाम पर ही अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे 1960 में एडोल्फ आइखमैन की पहचान करने वाला हरमन, वो भी एक साइमन ही था। साइमन नेटवर्क कितना प्रभावी है, इसकी एक वानगी आपको बताते हैं। साल 2005 चीमक नाम का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वो कैलिफोर्निया में पैरागन नाम की कंपनी में काम करता था। मोसाद को टिप मिली कि वो कुछ सीक्रेट दस्तावेज इधर से उधर करने वाला है। मोसाद ने साइमन को चीमक पर नजर रखने के लिए कहा। नजर रखी गई। फिर एक दिन पुख्ता जानकारी मोसाद के जरिए एफबीआई तक पहुंचा दी गई, और फिर एकदम फिल्मी सीन हुआ। चीमक अपने साथियों के साथ कैलिफोर्निया से निकलने के लिए तैयार बैठा था, तभी एफबीआई उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई। वहां उन्हें अमेरिका की मिलिट्री और डिफेंस से जुड़े कई खुफिया दस्तावेज मिले, जिसे वो चीन को स्मगल करने जा रहा था। लेकिन साइमन की वजह से वो पकड़ा गया। साइमन जो है वो खबर पहुंचाने के साथ साथ मोसाद को सेफ हाउस, लॉजिस्टिक्स और बाकी सुविधाएं भी देते हैं। तो ये हुई मोसाद की बात। कहानियां ढेर सारी हैं, पर अब इजराइल की दूसरी एजेंसी शिन बेत की बात करते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया कि शिन बेत इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जैसे कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ड्रॉर मोरे की एक किताब है, द गेट कीपर्स इनसाइड इजराइल इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी। इसके मुताबिक मोसाद के कंपैरिजन में शिन बेत के एजेंट्स की ट्रेनिंग बहुत अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका काम देश के भीतर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना है। इजराइल एक बेहद कॉम्प्लेक्स जगह है। यहाँ देश के भीतर ही कई फैक्शंस हैं, और फिलिस्तीन और सीरिया से आतंकवाद का खतरा तो है ही। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए शिन बेत के एजेंट्स को इंटेरोगेशन, आतंकवाद को रोकने और इजराइल जैसे कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा शिन बेत तकनीक पर बहुत फोकस करती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करके इजराइल के दुश्मनों को ठिकाने लगाती है। शिन बेत का मॉडस ऑपरेंडी मोसाद से काफी सिमिलर है। जैसे मोसाद इजराइल के बाहर टारगेटेड किलिंग्स और कोवर्ट ऑपरेशंस करती है, वही काम शिन बेत इजराइल और फिलिस्तीन में करती है। टारगेटेड किलिंग की बात करें तो शुरुआत में हमने जो याहिया अय्याश का किस्सा आपको सुनाया, वो इसका एक उम्दा उदाहरण है, और उदाहरण और भी हैं, जैसे कि हमास मेंबर सलाह मुस्तफा शहाद का असैसिनेशन। असल में साल 2000 से लेकर के 2005 तक फिलिस्तीन में विद्रोह की स्थिति थी। इसे सेकेंड इंतिफादा, दूसरा इंतिफादा कहते हैं। इस दौरान लगातार इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। तब शिन बेत ने एक बड़ी मछली पकड़ी। सलाह शहाद सीनियर हमास लीडर था। शिन बेत ने शहाद के मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर उसके सेफ हाउस पर एयर स्ट्राइक करके उसको निपटा दिया। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि स्ट्राइक में कई सिविलियंस की मौत भी हो गई। सेकेंड इंतिफादा के दौरान शिन बेत ने इजराइल पर होने वाले कई सुसाइड बॉम्बिंग्स और टेरर अटैक्स को रोका था। तो ये शिन बेत की संक्षेप में बात हुई। अब तीसरी एजेंसी अमन की बात करते हैं। मोसाद और शिन बेत के विपरीत अमन मिलिट्री स्ट्रक्चर के तहत ऑपरेट करती है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एक किताब है इजराइल्स साइलेंट वॉरियर्स। इसके मुताबिक 1967 के 6 डे वॉर के दौरान अमन की भूमिका क्रूशियल थी, जहां अमन ने अरब कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करके उनके मूवमेंट और ऑपरेशंस की जानकारी इकट्ठा की। इजराइल को युद्ध में इस जानकारी का काफी फायदा हुआ। मोसाद और शिन बेत की अपेक्षा अमन का फोकस इंटेलिजेंस में तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा है। इसके एक स्पेशल यूनिट है यूनिट 8200, जो साइबर वॉरफेयर, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की ट्रैकिंग में एक्सपर्ट है। और इस यूनिट ने तकनीक के दम पर ही एक बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सेंध लगा दी थी। यूनिट 8200 ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर के एक वायरस बनाया, स्टक्सनेट उसका नाम था। इस वायरस के जरिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूजेस को टारगेट किया। न्यूक्लियर बॉम्ब में नॉर्मल यूरेनियम जिससे बिजली बनाई जाती है वो काम में नहीं आता।
इसलिए सेंट्रीफ्यूजेस के यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। लेकिन इस वायरस ने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस का गेंडा स्वामी कर दिया और ईरान के अरमान धरे के धरे रह गए। इजराइल की इन खुफिया एजेंसियों के मिशंस पर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं, खासकर इनके मिशन को एग्जीक्यूट करने के तरीके और उससे होने वाले कोलेटरल डैमेज पर। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इन एजेंसियों का पहला फोकस देश से जुड़े खतरे को समय रहते खत्म करना है। आसान भाषा में आज इतना ही। अगला एपिसोड इसका आएगा शुक्रवार को। स्क्रिप्ट और रिसर्च थी हमारे साथी आकाश की। देखते रहिए दी ललन टॉक।